नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में विरोध की हर आवाज को दबा रही है। सवाल पूछने पर सिविल सोसाइटी के लोगों को तंग किया जा रहा है और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। दलित आदिवासियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस पर ही सटीक बैठते हैं, क्योंकि देश पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस ने इमरजेंसी से लेकर प्रेस के हनन तक सारे लोकतंत्र विरोधी हथकंडे अपनाए हैं। इसलिए आज का सवाल, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में विरोध को जबरन दबा रही है मोदी सरकार, और क्या मोदी सरकार के विकास के रास्ते को दरअसल रोक रहे हैं राहुल गांधी? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए बीजेपी, सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि कांग्रेस के आज के अहम बयान। अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना इस देश में पत्रकारों, कलमकारों, साहित्यकारों, विपक्ष के नेताओं पर इस प्रकार से उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करना इस देश के प्रजातंत्र पर सीधे सीधे हमला है, आक्रमण है। और ये देश, इस देश की इन मूलभूत मान्यताओं पर हमला और आक्रमण कदापि स्वीकार नहीं करेगा। You have imposed emergency, you have curtailed freedom of press, you have did everything against democratic principles and norms, and then you have set the tone for even setting up these regulations, and you have also taken off 21 channels. And now what is this? You are now trying to portray this government as if there is no democracy in the country. और चर्चा में मेरे साथ अभी कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी हैं मेरे साथ, संघ विचारक राकेश सिन्हा और जाने माने समाजशास्त्री अभय दुबे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है तो शुरुआत आपसे, और आप भी सरकार की तरफ से जवाब दे सकते हैं। राकेश सिन्हा, ये सवाल पूछा जा रहा है कि विरोध की आवाज को क्यों दबा रही है सरकार? एक चैनल पर 24 घंटे का बैन क्यों लगा रही है सरकार? विरोध की आवाज अगर कैंपस में, अलग अलग कैंपस में, वो जेएनयू की बात हो, वो बीएचयू की बात हो, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात हो, उसे दबा क्यों रही है, कुचल क्यों रही है? और यहां पर बात फिर 1975 ले जाते हैं या बाकी 21 चैनलों की बात। सवाल तो अभी सरकार से पूछा जा रहा है, उसका जवाब क्यों नहीं मिलता? देखिए, मैं सरकार की ओर से तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो विमर्श कांग्रेस ने शुरू किया है उसका जवाब दिया जा सकता है। 3 बातें मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं। पहली बात कि इस देश में ये देखिए, कोई पास्ट की बात करना कोई अनुचित नहीं होता है, अनुचितपूर्ण नहीं होता है। इस देश में पहली बार व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ तो कांग्रेस के शासन में हुआ। 19 महीने की इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति की आजादी तब खतरे में आती है जब न्यायपालिका को इंदिरा गांधी की तरह अपने अनुसार जजों की नियुक्ति करती है। आज न्यायपालिका सरकार को भी चुनौती दे रही है और सरकार उस विमर्श में है। आज जिन लोगों पर हमला हो रहा है, जिससे राहुल गांधी हमला कर रहे हैं, राहुल गांधी सिविल सोसाइटी को डिफाइन करें। कश्मीर में जो लोग स्कूल को जला रहे हैं वो सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं, या जिनका स्कूल जल रहा है वो सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं? जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं वो सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं, या जो उस पत्थर फेंकने से बेरोजगार हो रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी मारी जा रही है, वो सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं? राहुल गांधी जवाब दें, जब कांग्रेस का शासन था कितने लोगों पर आरटीआई के एक्टिविस्ट मारे गए? राहुल गांधी जवाब दें। यूपीए के सरकार के दौरान सबसे अधिक आरटीआई के एक्टिविस्ट मारे गए। तो मैं अंत में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पर मौजूदा सरकार से सवाल पूछे जाएंगे ना राकेश सिन्हा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई सोचो, हाँ तो मैं वही कह रहा हूं ना। मैं संदीप जी, मैं कंक्लूड कर दूं। देखिए, कांग्रेस कोई भी सामाजिक आर्थिक एजेंडा देश के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई, इसलिए कांग्रेस की विचारों में एक लगातार इंकंसिस्टेंसी दिखाई। मैं फिर से लगातार, राकेश सिन्हा आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मेरे साथ, सहारा लेकर हमला बोल रही है। सुधांशु त्रिवेदी है मेरे साथ। सुधांशु त्रिवेदी, बिल्कुल सीधा सरल सपाट सा सवाल है मेरा। एक राष्ट्रीय चैनल पर क्यों बैन लगाया गया उसकी वजह नहीं बताई गई है। उनका दावा है
MIB को 25 जुलाई को जो उन्होंने जवाब दिया सूचना और प्रसारण मंत्रालय को, तो वो ABP न्यूज, जी न्यूज, इंडिया टीवी, द हिंदू अखबार का जिक्र करते हैं, टेलीग्राफ का जिक्र करते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का जिक्र करते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र करते हैं, ट्रिब्यून का जिक्र करते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का जिक्र करते हैं कि वहां पर जो बातें बताई गई वही बातें हमने बताई। तो ऐसी क्या बात कही, इसके बारे में खुलासा कर दीजिए ना, तो कांग्रेस के तमाम दावों की पोल तो वैसे ही खुल जाएगी। ये तो बताइए कि किया क्या गया। देखिए, इस बात के मैं तकनीकी और राजनीतिक दोनों पक्षों के बारे में बोलूंगा। NDTV का जो तकनीकी पक्ष है उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरह के तर्क तो ये भी दिए गए तो यदि कोई व्यक्ति न मानने को तैयार हो तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उसको आपत्ति हो सकती है। अब NDTV पर ही क्यों किया गया उसका मैं रीजन बताता हूं। एक तो पहली बात, ये पहली नहीं किया गया, यूपी ये थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है, लेकिन यहां पर आपसे भी मैं पलटकर पूछूं, आप जो ये मुद्दे उठा रहे हैं CP जोशी साहब, ये आफ्टर थॉट नहीं लगता है आपको? अगर देश के सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ये कहते हैं कि 21 चैनलों पर आपने प्रतिबंध लगाया, क्या इस बात को आप चैलेंज कर सकते हैं? नहीं, आज जो सरकार है उस सरकार से जनता अपेक्षा करती है। पिछले समय में क्या हुआ, चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद हमारी भूमिका विपक्ष की है। सरकार में जो पार्टी उसकी भूमिका है कि सरकार आज के दिन जो कर रही है उसी के बारे में तो विपक्ष पूछेगा। तो ये बताने की आवश्यकता है, जब NDTV उदाहरण देके बता रहा है कि प्रेस में अलग अलग अखबारों में ये बात छपी है, टीवी चैनल में जो बात आई है वही बात उन्होंने रखी है, तो वाई देव टारगेटेड ओनली NDTV। सबको मालूम है कि आज NDTV का जो रिपोर्टर है जिस तरह की बातें जनता के सामने, तो आप भी तो यही कर रहे थे जब सत्ता में थे। नेतृत्व और सरकार नहीं, सत्ता में कुछ और आपके विचार, और विपक्ष में CP जोशी साहब कुछ और विचार, ये बात गले नहीं उतरती है। आपके राज्य में 21 चैनलों पर प्रतिबंध लगा, हाँ या ना? क्या आपने NDTV को, उसी ग्रुप की बात कर लूं, आपके 10 साल के राजकाज में क्या 8 बार नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया? आपके सत्ता काल के आखिरी दिन भी एक नोटिस दिया गया NDTV ग्रुप को, सच या गलत? हमारे राज्य में संदीप जी हमारे राज्य में यदि नोटिस दिया गया है तो कौन सा इशू था, कंटेन क्या था, क्या मामला था, उसके संदर्भ में बात की जानी चाहिए। आज जो NDTV उदाहरण दे रहा है उस उदाहरण से वो पुराने जो कांग्रेस पार्टी ने प्रतिबंध लगाए उससे जस्टिफिकेशन नहीं होता है। जस्टिफिकेशन तो आज के संदर्भ में देने की आवश्यकता है कि क्यों आपने NDTV को ही टारगेट बनाया है, ये जो ओनस उनके ऊपर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले समय में कांग्रेस पार्टी ने प्रतिबंध लगाया, उनके कंटेंट की बात नहीं कर रही है, किस बात पर लगाया वो नहीं बता रही है, और केवल ये कह पुराना प्रतिबंध लगाया इसलिए हमने प्रतिबंध लगाएंगे, ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है। ये तो क्लियर कट एग्जांपल है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई सबसे पहले उन्हें जुडिशरी में एक व्यक्ति को जिसका नाम चीफ जस्टिस में पैनल में था उसको उन्होंने रिजेक्ट कराया। ये सबको मालूम है। जुडिशरी को आज दिन तक 400 आदमी को अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, जुडिशरी को सिग्नल दिया। एक अखबार जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो विपक्ष में काम है, उनके खिलाफ काम कार्रवाई कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, एक अखबार, मैं नाम भी ले देता हूं, इंडियन एक्सप्रेस, जो रामनाथ गोयनका अवार्ड्स देता है, उसमें पुरस्कार देते वक्त प्रधानमंत्री खुद आपातकाल को याद करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की चीज, ये देखिए सुधांशु त्रिवेदी के पास मैं जैसे ही जाता हूं कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। तो अवैध हुए, आप बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं वहां पर मंच पर कि हमें इमरजेंसी को याद रखना होगा, उस तरह की डार्क एजेस दोबारा से रिविजिट ना करें हम, लेकिन क्या ये वानगी वही डार्क एजेस की नहीं दिख रही है? सरकार हमें ये नहीं बता रही है कौन से 21 चैनल हैं, क्या वो सारे न्यूज चैनल थे, किस बात पर प्रतिबंध लगा था, वो वल्गैरिटी पे था या इंफॉर्मेशन देने को था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने चाहिए या चर्चा होनी चाहिए। देखिए, ये तो बात सही है, मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि देश में इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं, पर माहौल बनाया जा रहा है। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ जो किया, हम सब लोगों ने उसके खिलाफ संघर्ष किया। आपातकाल में मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे ऐसे बहुत से लोगों ने, आपने, उसके बाद जब बिहार प्रेस बिल आया तब पटना की सड़कों पे हम लोग गए, वहां हम लोगों ने पुलिस के झंडे खाए। तो अभी तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जब भी खतरे होते थे तब कांग्रेस सत्ता में होती थी, वो हम लोग उसके खिलाफ संघर्ष करते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है
और भारतीय जनता पार्टी बिना इमरजेंसी लगाए हुए, बिना कोई काला कानून बनाए हुए एक खास तरह की रणनीति अपनाकर राष्ट्रवाद का चोगा राष्ट्रवाद का सवाल उठाती है और एक मिलिट्री पूजा का कल्ट बना रही है पूरे देश में। आप इस तरह की बातें, या तो आप देशभक्त हैं या राष्ट्र विरोधी हैं, सवाल पूछो तो राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि आप इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, आप इस विषय पे कुछ नहीं बोल सकते, इसके ऊपर आप सवाल उठाएंगे तो आपके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ये सब जो किया जा रहा है, ये कुल मिला के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना ही है। और ये बात सही है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। वो कानून बनाने के लिए तो उनको संसद में जाना पड़ेगा, राज्यसभा के सामने जाना पड़ेगा, लोकसभा के सामने जाना पड़ेगा, पूरा देश उसके ऊपर बहस करेगा। कानून बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। और देश में इमरजेंसी लगाना, भाई मोदी जी जब सत्ता में आई तभी उन्होंने कहा था कि मेरा धर्म ग्रंथ तो संविधान है। तो ठीक है, लेकिन धर्म ग्रंथों का भी दुरुपयोग किया जाता है। धर्म ग्रंथ अपनी जगह पर रखे रहते हैं, उनके पन्नों पे वही लिखा रहता है जो सदियों से और 50 सालों से लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी उनका दुरुपयोग किया जाता है। तो संविधान अपनी जगह मौजूद है, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तमाम अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं, लेकिन घुमा फिरा के पूरी तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने का ही पूरा माहौल बनाया जा रहा है। पर तकनीकी कारणों से मैं कहीं ना कहीं सुधांशु त्रिवेदी को उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का मौका पूरा नहीं दे पा रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं उसमें जोड़ देता हूं एक और बात जो मुझे बड़ी मेरे जहन में कौंध रही है पिछले 5 दिनों से, जब से गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि क्वेश्चनिंग द पुलिस इज बैड कल्चर, अथॉरिटीज से सवाल पूछना यह गलत परंपरा इजाद की जा रही है। ये विरोध को दबाया, मतलब सवाल पूछने का भी हक छीन लिया जाएगा क्या? हम उस ओर जा रहे हैं क्या सुधांशु? अगर आप ज्यादा छोटी सी बात में बीच में कह दूं, देखिए मध्य प्रदेश में एक एनकाउंटर होता है, मध्य प्रदेश में एक एनकाउंटर होता है, फौरन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है उसको मोर्चे के साथ जोड़ देते हैं, उसको सर्जिकल स्ट्राइक के साथ जोड़ देते हैं। दिल्ली में पुलिस एक कार्रवाई करती है जिसमें विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, वहां भी कहा जाता है तो हम पुलिस के खिलाफ भी आवाज नहीं उठाएंगे। जो फर्जी एनकाउंटरों की पूरी देश में परंपरा है बहुत भद्दे किस्म की, उसके खिलाफ भी आवाज नहीं उठाएंगे। तो दरअसल हम सब लोग मीडिया में रहकर करेंगे क्या? हम बड़ी खतरनाक राह पर तो नहीं चल पड़े हैं सुधांशु? देखिए, पहले एनडीटीवी के तकनीकी पक्ष को देखें तो उन्होंने जो रिपोर्टिंग की बाकी चैनल्स के हिसाब से, उसमें 2 चीजें ऐसी थी जिसको सरकार ने नोटिस में लिया। एक, उनके संवाददाता का यह बोलना कि आतंकवादी हथियार के डिपो के बहुत नजदीक आ गए हैं, यदि उन्होंने वहां कब्जा कर लिया तो खतरनाक होगा। ये कहीं न कहीं आतंकवादियों को वह सूचना मुहैया कराना हो गया कि आप बहुत क्लोज स्ट्राइकिंग रेंज में हैं। दूसरी, उन्होंने जो एक बात बोली थी कि साहब यहां पर MiG-21, Mi-6 और इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं, यदि यह उनके कब्जे में प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल थी जानकारी, और प्लेन का स्पेसिफिकेशन नहीं, स्पेसिफिकेशन बोलने की क्या आवश्यकता? ये सार्वजनिक अवेलेबल नहीं थी कि वो कितने नजदीक है हथियारों के डिब्बे। मैं वही सुधांशु जी, जो आपने बोला संदीप, मैं वही सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 25 जुलाई 2016 को जो उस चैनल ने जवाब दिया, उसमें उन्होंने एबीपी न्यूज, जी न्यूज, इंडिया टीवी, द हिंदू, द टेलीग्राफ, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स की सब जगह ये बातें कही गई। अरे मैं उसी पे आ रहा हूं। पहली बात तो तकनीकी दृष्टि से वो बात नहीं कही बात, यदि बोलिए फिर से कोशिश कीजिए, आपकी बात बहुत जरूरी है सुधांशु जी। सरकार से पूछा जाए संपर्क टूट गया, इतना क्यों सिर्फ नोटिस देके एक बार नहीं अगर आप राकेश सिन्हा आप पूरी कर सके बात, इस थॉट प्रोसेस को आप पूरा कर सके तो थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे को यदि हम इस तरह से विमर्श का मुद्दा बनाएंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अभय जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर देश को दबाया जा रहा है। अभय जी, जिस प्रधानमंत्री ने खुले मन से मीडिया को कहा कि सरकार की आलोचना कीजिए, और सरकार की आलोचना करने के आधार पर नरेंद्र मोदी को सरकार में प्रधानमंत्री बनने के बाद
नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कितनी आलोचनाएं मीडिया ने की है, भरपूर मीडिया ने आलोचनाएं की हैं। किस पत्रकार को नरेंद्र मोदी की सरकार ने जेल के अंदर डाला है, किस मीडिया हाउस पर नोटिस भेजा गया है, ये भी धमकी है क्या? से किसी मीडिया हाउस को ये भी धमकी है क्या राकेश जी? चलता हूं कि प्रेस की आजादी अबाधित होनी चाहिए, अबाधित होनी चाहिए। मैं हर कीमत में प्रेस की आजादी का समर्थक हूं और मरते दम तक समर्थक रहूंगा, लेकिन इसके साथ साथ यदि आपकी आजादी बाधित हो रही है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए। नहीं, तो मुझे सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। रोका है क्या? नहीं, राकेश सिन्हा, जिस पठानकोट एयरबेस पर हमले की जानकारी, कुछ संवेदनशील जानकारी, सरकार हमें नहीं बता रही है कौन सी संवेदनशील जानकारी लीक हुई, उसी एयरबेस पर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान की आती है, जिसमें आईएसआई, उनका खुफिया एजेंसी का एक शख्स, उसे उस बेस में चारों तरफ घुमाया जाता है। दूसरी बात, एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, एनबीएसए, जिसका काम ही है चैनलों पर लगाम, नकेल कसना। क्या उसे लूप में नहीं लिया जाना चाहिए था? लिया गया क्या? देखिए, मैं प्रेस की आजादी का समर्थक हूं और ये जो एक तकनीकी पक्ष है, मैं उससे बहुत मेरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं अपनी जानकारी के अभाव में मैं कोई ऐसी बात नहीं। सुधांशु त्रिवेदी फिर से आ गया। सुधांशु, आप रिस्पॉन्ड करेंगे सवाल को लेकर? कंटेंट हो, मैं अभी आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? सीपी जोशी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में दो बातें कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, जी, पहले तो मैंने जो पिछली बार बात कही थी उसमें वह वाक्य दोबारा दोहरा रहा हूं कि 2-3 वाक्य वहां ऐसे बोले गए थे जो बहुत संवेदनशील थे, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकते थे। दूसरी बात, जो आपने कहा कि साहब वहां पर एक डेलीगेशन आया जिसमें आईएसआई के लोग भी थे। देखिए, कूटनीतिक आधार पर कोई डेलीगेशन होना और उसको ये तुलना करना तो कुछ कुछ वैसा ही है संदीप जी, कि कल के दिन हम ये कहेंगे कि बांग्लादेश वॉर के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को शिमला में बुलाकर उनकी आओ भगत करके 90,000 सैनिक वापस कर दिए थे बगैर कश्मीर का मामला सॉल्व किया। क्या ये कहना सही है? ये कहना गलत है। वो एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस के तहत आए थे और उस कूटनीतिक प्रोसेस के तहत हुआ, तो उसी ढंग से वह दौरा तो कूटनीतिक प्रोसेस था। मगर यहां पर विषय राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस की प्रतिक्रिया बड़ी जायज है। कारण क्या है कि अभी अभय दुबे जी ने एक बात कही कि साहब मिलिट्री की उपासना का कल्चर बनाया जा रहा है। वो जानते हैं ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि पिछले सरकार में आतंकवादियों की उपासना का कल्चर था। अच्छा। जहां पर कि बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आते थे, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के संजरपुर में नेता जाते थे, जहां केरल की असेंबली में मौलाना मदनी के लिए प्रस्ताव पारित होता था, जहां अफजल गुरु की क्लीमेंसी के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दौड़ के आते थे। चूंकि वह कल्चर बदला है, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। और संयोग से कांग्रेस का कभी नेता किसी शहीद के घर नहीं गया। आतंकवादियों के ऊपर तमाम बयान, सीपी जोशी रिस्पॉन्ड करेंगे। अवेलेबल है। सरकार के कामों का जवाब नहीं है। इस चैनल पे भी आपने किसी उससे तीर नहीं चला पा रहे तो आप ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं। दरअसल आप भी यही काम करते थे। ऊपर ही स्टोरी सुनी होगी। सीपी जोशी साहब, दोनों का जो एक वैचारिक साम्य, आत्मीय लगाव है, वो बहुत साफ समझ में आता है। संदीप जी, संदीप जी, और अभी इंडियन एक्सप्रेस का हवाला दिया सरकार में, अरे इमरजेंसी छोड़ दीजिए। आतंकवादी, अरे भाई याद करिए, राजीव गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस चाह रहे हैं, उनको खुद अपना गिरफ्तार करवा दिया था। क्यों? इसलिए कि खबर अगेंस्ट में छप गई। सीपी जोशी, अरे सुधांशु जी, मिस्टर सुधांशु जी, आप अपना मोरल राइट रखिए। क्या ये सही नहीं है कि आपकी सरकार के मंत्री ने एक आतंकवादी को छोड़ने का काम किया, जिसके कारण इस देश में आतंकवादी गतियां बढ़ी? क्या ये सही नहीं है कि आपने पीडीपी से समझौता किया, जिसके कारण आज कश्मीर में स्थितियां बनी हुई है? ये बात की जिम्मेदारी बनती है। एक आपने चैनल को रोकने का काम किया, उनके मॉनिटरिंग करने के लिए संस्था बनी हुई है, उसको आपने लूप में नहीं लिया। अरे बटाला हाउस को कहने से अपना राष्ट्रवाद नहीं बना सकते। आप अपने अंतर्मन में जांच कर देखिए, इस देश में ऑथोरिटेरियन राज नहीं चल सकता। अपने विचारों को देश की जनता पे नहीं जोप सकते।
ये हमारी लोकतंत्र पार्टी यहाँ का पर नेता मजबूत है और लोकतंत्र में ये बातें नहीं चलती है। आप किसी तरह से इनडायरेक्ट में इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, ये इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अभिव्यक्ति की आजादी को आप आज रोक सकेंगे न कल रोक सकेंगे। पुराने उदाहरण देकर अपने आज के इस कृत्य को जस्टिफाई नहीं करिए। आप ही की पार्टी ने, आप ही की सरकार ने आतंकवादी को छोड़कर इस देश में नहीं, पर ये स्वांग नहीं लगता है क्या सीपी जोशी, ये आपका ढोंग नहीं लगेगा क्या कि जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई, जिस पार्टी ने इंडियन एक्सप्रेस पर बैन लगाया, जिस पार्टी ने 21 चैनलों पर प्रतिबंध लगाया, वो पार्टी आज प्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है। सीपी जोशी, आखिरी सवाल। संदीप जी हमारी भूमिका उस समय सरकार की थी, आज हमारी भूमिका विपक्ष की तो है। आज बीजेपी हमारी सरकार जिम्मेदारी में बनती है इस देश के संविधान के अंतर्गत यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जाएगा तो हम इस भूमिका को निभाएंगे। सरकार में हम दोबारा आएंगे तब आप हमसे सच का उपवास कर दिया है। मैं एक बात इसे पूछना चाहता हूँ कि ट्रेड यूनियन का उपयोग इस अखबार को बंद करने के लिए नागार्जुन, मैं पत्रकार होते हुए मुस्कुरा रहा हूं, पर मेरी मुस्कान में काफी कुछ दुख दर्द भी छिपा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी, राकेश सिन्हा, अभय कुमार दुबे, सीपी जोशी, मैं मुस्कुरा रहा हूं आखिर में, लेकिन इस मुस्कान में कहीं ना कहीं दुख और दर्द छिपा हुआ है। ये 16 आने सही बात कह दी। सरकार में आने के बाद अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की सबकी लालसा बढ़ जाती है। विपक्ष में आप पैरोकार बनते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के। क्या इसी तरह से हमारा सिस्टम चल रहा है? और पत्रकार भी क्या लामबंद होने से थोड़ा घबरा जाते हैं? ये पत्रकारों को भी सोचने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।